नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक अहम खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पहुंचेंगी आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री नौसेना को कर्मियों को दी नौसेना दिवस की शुभकामनाएं और राष्ट्रपति भवन में मनाया गया आर वेंकटरमन का जन्म जयंती। भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा का दिल्ली में पार्टी को नगर निगम की 210 सीट मिलने का दावा। सरकार का ऊर्जा उत्पादन पर जोर, दुर्गापुर में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने की योजना। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से आंध्र प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। वो विशाखापत्तनम में नौसेना दिवस समारोह सहित अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राष्ट्रपति विजयवाड़ा पहुंचेंगी और राजभवन जाएंगे। इसके बाद विजयवाड़ा के बाहरी इलाकों में पौरांकी गांव में राज्य सरकार के स्वागत समारोह में हिस्सा भी लेंगे। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के भोज में हिस्सा लेने के उपरांत विशाखापत्तनम के लिए उड़ान भरेंगे। सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर मुर्मू विजाग में रामकृष्ण बीच पर नौसेना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। वो वहां भारतीय नौसेना के कौशल प्रदर्शन की साक्षी बनेंगी। द्रौपदी मुर्मू रक्षा मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की विभिन्न परियोजनाओं का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन भी करेंगी। राष्ट्रपति कुर्नूल जिले में नेशनल ओपन एयर रेंज और कृष्णा जिले के निमकूरू में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की एडवांस्ड नाइट विजन प्रोडक्ट्स फैक्ट्री का उद्घाटन भी करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू श्री सत्य साई जिले में NH 342 के मुद्दीगुबा पट्टापर्थी खंड को चौड़ा करने की आधारशिला भी रखेंगी। राष्ट्रपति विशाखापत्तनम के अनंतगिरी में नौसेना दिवस समारोह में शामिल होंगी और बाद में तिरुपति के लिए रवाना होंगी। सोमवार को मुर्मू तिरुमाला पर्वत पर श्रीवारी मंदिर में वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा अर्चना करेंगी। इसके बाद वो तिरुपति में श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय का दौरा करेंगी और छात्रों, संकाय सदस्यों, महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों तथा उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाओं से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति सोमवार को तिरुपति से नई दिल्ली की ओर रवाना होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नौसेना कर्मियों और उनके परिवारों को नौसेना दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, सभी नौसेना कर्मियों और उनके परिवारों को नौसेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम भारतवासियों को अपने समृद्ध समुद्री इतिहास पर गर्व है। भारतीय नौसेना ने दृढ़ता से हमारे देश की रक्षा की है और चुनौतीपूर्ण समय के दौरान अपनी मानवीय भावना से खुद को प्रतिष्ठित किया है। दूसरी तरफ आज आर वेंकटरमन के जन्म दिवस पर दी गई उनको श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकटरमन की जयंती पर राष्ट्रपति भवन में रविवार को पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति भवन के अनुसार राष्ट्रपति मुर्मू और राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों ने आर वेंकटरमन के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। जानकारी के लिए बता दूं कि आर वेंकटरमन यानी कि रामेस्वामी वेंकटरमन स्वतंत्र भारत के 8वें राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 4 दिसंबर 1910 में हुआ था।
दिल्ली में नगर निगम चुनाव का मैदान पहले से ही राजनीतिक दलों का आखड़ा बना हुआ है। इसमें ही रविवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हो गया। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा, आम आदमी पार्टी यानी कि आप और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्ड के लिए हो रहे चुनाव में 1.45 करोड़ से अधिक लोग मताधिकार का उपयोग करने के पात्र हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए रविवार सुबह 8 बजे मतदान शुरू हो चुका है। दिल्ली में कुल 13,665 बूथ केंद्र बनाए गए हैं। इन बूथों पर सीसीटीवी लगाया गया है। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को बूथ तक ले जाने के लिए ट्राई साइकिलों का इंतजाम भी किया गया है। भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने पार्टी को 210 सीट मिलने का दावा किया है। वर्मा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी गोवा, उत्तराखंड और यूपी में सरकार बनाना का दावा रखती है, लेकिन लोग जानते हैं कि उन्हें झूठ बोलने की आदत है। राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटरों को मतदान केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति दी है। चुनाव में सुरक्षा को लेकर मतदान केंद्रों और संवेदनशील स्थानों की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है, नीतीश कुमार बिहार में सरकार चलाने में पूरी तरह से विफल है। उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। रविवार को बेगूसराय में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार कहते हैं, मुझे काम पर विश्वास है, मेरा काम बोलता है, लेकिन नीतीश कुमार पर से लोगों का विश्वास अब खत्म हो गया है। उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। कल तक जो लोग उन्हें मुख्यमंत्री बनाए थे और प्रधानमंत्री बनाने की बात रख रहे थे, आज खुलकर विरोध कर रहे हैं। नालंदा और कुडनी में ताजा विरोध हुआ है। लोग जगह जगह काला झंडा दिखा रहे हैं, प्ले कार्ड दिखाया जा रहा है। सहयोगी कह रहे हैं कि शराब नीति पर पुनर्विचार करना भी चाहिए। नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन आज कोई दिन ऐसा नहीं है जब जहरीली शराब से लोगों की मौत नहीं हो रही है। वैशाली और गोपालगंज की तरह हर जगह लोग शराब से मर रहे हैं, तो फिर शराबबंदी सफल कैसे है? आम लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार शराब पर अंकुश लगाने में नाकाम हो गए। गिरिराज सिंह ने कहा कि शराब तो बिहार में भगवान हो गया है। जैसे भगवान दिखते नहीं लेकिन हर जगह विराजमान है, उसी तरह शराब दिखता नहीं लेकिन हर जगह बिक रहा है। लोग शराब पीकर मर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार अगर काम कर रहे होते तो बिहार की ये दुर्दशा नहीं होती। सिर्फ शराब नीति ही बदरत नहीं हो गई है, बल्कि लोग मर रहे हैं। विधि व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो गया है। जहां तहां लोग मारे जा रहे हैं। आपराधिक घटनाएं बेलगांव में हो रही है। पश्चिम बंगाल सरकार दुर्गापुर में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने की योजना बना रही है। बंगाल के ऊर्जा मंत्री अरूप विश्वास ने बताया कि केंद्र सरकार राज्य को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए एक संभावित क्षेत्र के रूप में देख रही है। विश्वास ने शनिवार को एक मीडिया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के तहत ऊर्जा क्षेत्र के लिए लगभग 11,900 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया के उत्पादन के लिए संभावित राज्य के रूप में पश्चिम बंगाल की पहचान की है। अब पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम लिमिटेड यानी कि WBPDCL पायलट परियोजना के रूप में दुर्गापुर में हरित हाइड्रोजन स्वतंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है।
अरूप विश्वास ने बताया कि बंगाल सरकार बहुत जल्द कोलाघाट और बंदेल थर्मल पावर स्टेशनों को बड़े स्तर पर अपग्रेड करने का कार्य शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि आरडीएसएस योजना से ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में प्रयास को प्रोत्साहन मिला है, जिसके तहत नुकसान में कमी, स्मार्ट मीटर की स्थापना और सिस्टम आधुनिकीकरण के लिए 11,895 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, ताकि क्षेत्र निरंतर सुधार के पथ पर आगे बढ़ सके। मंत्री ने कहा कि मुर्शिदाबाद जिले के सागर दीघा में 660 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन निर्माणाधीन है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार ने बकरेश्वर बांध पर 500 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित करने को मंजूरी दी है। झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार ने डीजीपी को पत्र लिखकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। राजीव कुमार ने पत्र में लिखा है कि मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पहले मेरी सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा गार्ड था, लेकिन मुझे झूठे मामले में फंसाए जाने के कारण मेरा गार्ड वापस ले लिया गया। अब मैं जमानत पर बाहर हूं और झारखंड हाई कोर्ट में एक वकील के रूप में अपना काम कर रहा हूं। उन्होंने लिखा कि मुझे अलग अलग इलाकों से काफी धमकियां मिल रही हैं, इसलिए मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। राजीव कुमार ने अपने पत्र में लिखा कि पिछले कुछ दिनों में मुझे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल से संबंधित व्यक्तियों ने धमकी दी है, इसलिए कृपया मुझे और मेरे परिवार को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करें। यदि मेरे और मेरे परिवार के साथ कोई अनहोनी होती है तो उस स्थिति में उपरोक्त व्यक्ति जिम्मेदार होंगे। राजीव कुमार ने इसको लेकर ईडी को भी एक पत्र लिखा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर 7 दिसंबर को एक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं क्रियान्वयन विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास झारखंड, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रांची एवं झारखंड विश्वविद्यालय के संयुक्त प्रयास से प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सभागार में होगा। सेमिनार का उद्घाटन राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस करेंगे। कार्यक्रम में विशेष अतिथि शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अतुल कोठारी को भी उपस्थित होंगे। संगोष्ठी में झारखंड के सभी निजी एवं सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्रतिकुलपति, कुलसचिव, डीन एवं शिक्षा नीति क्रियान्वयन समिति के संयोजक तथा विभिन्न संस्थानों के डायरेक्टर, प्राध्यापक मौजूद रहेंगे। राज्य स्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिताएं अब 15 दिसंबर से शुरू होगी। पहले इसका आयोजन 13 से शुरू होना था, लेकिन स्टेडियम उपलब्ध नहीं होने की वजह से प्रतियोगिता की तिथियों में फेरबदल किया गया है। प्रतियोगिता का पहला चरण 15 से 17 दिसंबर को, जबकि दूसरा चरण 19 से 21 दिसंबर को होगा। ईरान सरकार ने हिजाब कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरी जनता के गुस्से के सामने आखिरकार घुटने टेक दिए। आंदोलन के सामने वो नरम रुख अख्तियार करने को विवश हो गए। ईरान में पिछले 2 महीने से जारी धरना प्रदर्शन और आंदोलन में सड़कों में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। लोग सड़कों पर हैं, सुरक्षा बल उनके ऊपर जुल्म ढा रहे हैं। हिजाब कानून को जबरन लागू कराने में ईरानी हुकूमत ने कई कोर कसर बाकी नहीं रखी है।
मगर अब वो झुकती नजर आ रही है। सरकार अब हिजाब कानून पर विचार करने के लिए तैयार हो गई है। इस बीच अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ईरान की संसद और न्यायपालिका हिजाब को जरूरी बनाने वाले कानून की समीक्षा कर रही है। इस कानून में महिलाओं को सिर ढकने की अनिवार्यता है। माना जा रहा है कि विश्वव्यापी आना से घबराई हुकूमत आंदोलनों को शांत करने के लिए इस कानून में बदलाव कर सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हिजाब का शाब्दिक अर्थ है आड़, ओट या पर्दा। पहले महिलाएं स्कर्ट तक पहना करती थी। हालांकि 1980 के दशक से सऊदी बहावी इस्लामिक के उभार के बाद हिजाब आया, जो केवल सिर और गर्दन कवर करता था। हिजाब कामकाजी महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो गया, जो खुद को इसमें धार्मिक और आधुनिक दोनों पाती थी। ऐसे में पैगंबर ने अपनी अनुयायियों से कहा कि आपको अपनी निगाहें नीची रखनी चाहिए और पुरुषों और महिलाओं दोनों के मामलों में अपनी शराफत का ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं की हिफाजत के लिए ड्रेस कोड आया। हिजाब अपनी तकनीकी रूप छोड़कर नए रूप में आ गया। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने तटीय परिक्षेत्र से रॉकेट दागे जाने वाले जवाब में रविवार को गाजा पट्टी में आतंकवादी समूह के ठिकानों पर सिलसिलेवार हवाई हमले किए। इजरायली सेना के एक प्रवक्ता ने कहा कि ये हवाई हमले दक्षिणी इजराइल में 3 रॉकेट दागे जाने की प्रतिक्रिया है। किसी भी समूह ने रॉकेट दागने की जिम्मेदारी नहीं ली है। उल्लेखनीय है कि हमास शासित तटीय परिक्षेत्र में आतंकवादियों ने हवाई हमले के दौरान गाजा पट्टी की सीमाओं के करीब दक्षिणी इजरायली समुदायों पर कम से कम 5 रॉकेट दागे थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नीलांचल एक्सप्रेस हादसे में जान गंवाने वाले यात्री हरिकेश कुमार दुबे के परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। दिल्ली से सुल्तानपुर के लिए नीलांचल एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे हरिकेश की मौत लोहे की सरिया घुसने से हो गई थी। यह हादसा दिल्ली हावड़ा रेल ट्रैक पर सोमाना और डावर रेलवे स्टेशन के बीच हुआ था। हरिकेश जनरल कोच में सफर कर रहा था। इस हादसे के बाद परिजनों ने रेलवे की लापरवाही पर रोष व्यक्त किया था। हरिकेश का परिवार शनिवार सुबह पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचा था। वहां रेलवे के अधिकारियों ने 15,000 की अनुग्रह राशि देने की कोशिश की। परिवार बिना पैसे लिए बेटे का शव लेकर वापस लौट गया था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और विधान परिषद सदस्यों की कविता ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले के संबंध में सीबीआई से पूरा विवरण शिकायत की प्रति के साथ उपलब्ध कराने को कहा है। उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने कविता को इस मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है। कविता ने शुक्रवार को नोटिस भेजने वाले सीबीआई अधिकारी को लिखित पत्र में कहा कि इन दस्तावेजों मिलने के बाद वो पूछताछ के लिए स्थान और समय तय कर सकते हैं। सीबीआई ने शुक्रवार को कविता को 6 दिसंबर को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था। उन्हें पूछताछ के लिए अपनी सुविधा के अनुसार जगह की सूचना देने को कहा गया था।
मुंबई एयरपोर्ट पर राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि डीआरआई ने 18 करोड़ रुपए की मादक पदार्थ के साथ 2 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में डीआरआई की टीम दोनों आरोपितों से पूछताछ कर रही है। डीआरआई सूत्रों के अनुसार राजस्व खुफिया निदेशालय की टीम को 2 विदेशी नागरिकों के मादक पदार्थों के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर आने की गोपनीय जानकारी मिली थी। इसी के आधार पर डीआरआई की टीम ने इथियोपियन एयरलाइंस की फ्लाइट ईटी 640 से अदीस अबाबा शहर से आए 2 यात्रियों को मुंबई एयरपोर्ट पर रोक लिया। इन दोनों के सामान की तलाशी लेने पर 4 खाली हैंडबैग बरामद हुए। हैंडबैग को खोला गया तो उससे पाउडर नुमा पदार्थ वाले कुल 4 प्लास्टिक पाउच बरामद हुए। पाउडर पदार्थ का परीक्षण करने पर पता चला कि ये कोकीन नामक नशीला पदार्थ था, जिसकी मात्रा 1.79 ग्राम थी। डीआरआई की टीम ने इस कोकीन को बरामद कर लिया, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 18 करोड़ रुपए आंकी गई है। डीआरआई की टीम ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।